नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर। फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी। मनीष जी से हम बात करेंगे केंद्रीय नीतियों को लेकर, कांग्रेस की नीतियों को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर। मनीष जी, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर मोदी की नीतियों से इतना खफा क्यों है? क्या मोदी की नीति कांग्रेस को शूट नहीं कर रही है या फिर देश को शूट नहीं कर रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई नीति है ही नहीं। ये तो मोहम्मद बिन तुगलक का फरमान है और देश का कामकाज इस तरह से नहीं चलता कि आप एक दिन खड़े होके ये ऐलान कर दो कि आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद। इस देश में 65% लोग कृषि पर निर्भर है। कृषि के ऊपर कोई कर नहीं है। आपको भी मालूम है कि भारत के ग्रामीण इलाके में जो ज्यादा लेन देन होता है वो खुरदरे में होता है, कैश में होता है। चाहे वो व्यापारी और किसान और आड़तीये के बीच हो, छोटे कंज्यूमर और दुकानदार के बीच हो। तो इसलिए ये मान लेना कि जिस व्यक्ति के पास कैश है उसके पास काला धन है, ये बुनियादी तौर पे ही गलत सोच है। और अगर प्रधानमंत्री को ये करना ही था तो लोगों को समय दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल, यहां सवाल ये उठता है कि अगर समय दिया जाता तो जिसके लिए इन्होंने ये कदम उठाया वो सतर्क नहीं हो जाते, वो पैसे को इधर से उधर नहीं कर देते? ये एक सवाल तो है उनके तरफ से, जो समय नहीं देने का मतलब ये रखता है। देखिए, सवाल ये है कि पैसे इधर उधर करने का क्या मतलब है? आपने घोषणा कर दी। आपके घोषणा करने के बाद आप ये सोचते हैं कि जो कथाकथित काला धन है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। अब ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जो कल पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम साहब ने आंकड़े दिए हैं कि 86.4% जो वैल्यू के हिसाब से करेंसी सर्कुलेशन में है उसमें वो सारी 5000 या 100 के नोट में है। तो 86% अगर करेंसी वैल्यू के हिसाब से 500 और 1000 रुपए के नोट में है तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो चंद लोगों के हाथ हो। ये पूरे समाज के हाथ में है। अगर किराने की दुकान पे भी चले जाओ, आज 50 या 100 रुपए में मिलता क्या है? 1000 और 500 का नोट खत्म करने से काला धन खत्म हो जाएगा। ये एक बिल्कुल गलत सोच है। जिनके पास काला धन है वो काला धन कैश में नहीं रखते। वो जिनको काला धन कमाना आता है उनको उसको इन्वेस्ट भी करना आता है। बिल्कुल, अभी देखा जा रहा है कि अफरा तफरी तो है, बैंकों पर अफरा तफरी है, जहां तहां लोग सोच रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं चल रहा है क्या करें ना करें पैसे का, कैसे जो पुराने पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन भविष्य में कांग्रेस के एक नेता की हैसियत और एक कहीं माने जाने वकील की हैसियत से आप क्या देख रहे हैं कि कैसा प्रभाव पड़ेगा देश में? कुछ नहीं होगा, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, 1978 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। 1978 में भारत में आतंकवाद नहीं था। भारत में आतंकवाद 1980 में शुरू हुआ और 1980 से 2016 तक जो आप टेरर फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, 1978 के डीमोनेटाइजेशन का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जो 500 का नोट छाप सकता है वो कल 2000 का भी नोट छाप सकता है। तो अगर आप आतंकवाद की फाइनेंसिंग को रोकना चाहते हैं तो आपका हवाला पे रोक लगानी पड़ेगी। बैंकों में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। बेनामी अकाउंट्स को वीड आउट करना पड़ेगा। और जो दूसरा लक्ष्य था कि भाई इससे काला धन खत्म होगा, तो 1978 के बाद जब 1978 में जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी, बड़े नोट खत्म किए गए थे, उससे क्या काला धन खत्म हो गया? सर, विदेश से लाने की बात हो रही थी, पैसा काला धन को विदेश से लाया जाएगा, स्विट्जरलैंड से लाया, जहां तहां से लाने की बात हो रही थी, एफडीआई लाने की बात की जा रही थी। ये सरकार की विफलता के ऊपर अमली जामा पहनाने के लिए भी है। इन्होंने कहा था 1,25,000 करोड़ रुपया विदेशी बैंकों में भारत का जमा है। अगर आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी की एक काले धन पे टास्क फोर्स बनी थी, जिसकी रिपोर्ट को 2011 में श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने उसको रिलीज किया था।
अच्छा, उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी और इनके जितने मंत्री हैं बखान करते रहे चुनाव में 100 दिन में वापस ले आएंगे, 15 लाख रुपए के हिसाब से लोगों के खातों में जमा कराएंगे। अच्छा, वो सारा जुमला निकल गया। अब लोगों को बात समझ आ गई ही कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे थे, लोगों का चोमू बना रहे थे, करना कराना कुछ नहीं था। अब आगे चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, उत्तराखंड का, मणिपुर का, और उसके बाद 2019 तक अब निरंतर चुनाव हुई हैं। तो अपनी खामी के ऊपर अमली जामा पहनाने के लिए इन्होंने ये नाटक किया है, और इससे काला धन पता नहीं कितना अर्थव्यवस्था से निकलेगा, पर जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, चाहे पीओके पे हुआ, अब ये काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी का, इसको क्या देख रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा नहीं था कि क्रॉस एलओसी ऑपरेशंस पहले नहीं होते थे, पर उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान को गंभीर चोट मारो, गुम चोट मारो, जिससे उनकी मानसिकता बदले। इनका मकसद सर्जिकल स्ट्राइक का या क्रॉस एलओसी ऑपरेशन का ये था कि उसका उद्घोष करके घर के ऊपर वाहवाही लूटो। वो दोनों में बहुत फर्क है। मतलब ये साफ हो गया कि कश्मीर जो नीति है मोदी जी की, उससे कांग्रेस पूरी तरह से सहमत नहीं है। अलगाववादियों को लेकर भी देखा जा रहा है। क्या अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए या कि नहीं होनी चाहिए? अगर इस सरकार में थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने जो लाहौर गए, फिर कारगिल हुआ, फिर मुशर्रफ को आगरा में बुलाया, उसके बाद पराक्रम किया, उसके बाद भी उन्होंने श्रीनगर में जाके ये घोषणा की कि मैं हुर्रियत से बातचीत करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा मैं पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हूं। देखिए, हुर्रियत से बातचीत तब तक नहीं हो सकती जो मुख्य धारा से लोग बाहर हैं, जो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में हिस्सा नहीं लेते, उनसे तब तक बातचीत नहीं हो सकती जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करोगे। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अब जो सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने काले धन को लेकर किया है, इससे अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अब कहीं न कहीं ठीक होगा और कश्मीर समस्या भी शांत होगा। अगर प्रधानमंत्री जी का यह मानना है कि काले धन के ऊपर पता नहीं सर्जिकल स्ट्राइक है भी कि नहीं है कि ऐसा कुछ करके कश्मीर की समस्या सुलझने वाली है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बचकाना विचार है। हम कुछ और सवालों की तरफ चलते हैं। 3 तलाक को लेकर काफी गर्मागर्मी है, बहस है सभी दोनों पक्षों के बीच में। सरकार ने अपनी बात रख दी है सुप्रीम कोर्ट में भी और जहां तहां भी देख रहे हैं। कांग्रेस का क्या मानना है 3 तलाक को लेकर? देखिए, इसमें 2 अलग अलग पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। जहां तक 3 तलाक की बात है, देखिए मेरा ये व्यक्तिगत विचार ही, कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं है कि कुछ मुस्लिम महिलाओं ने एक पहल की है इस चीज को सुधारने की, और उस पहल की का समर्थन करने की जरूरत है। 2 सवाल एक साथ अब यहाँ मैं अब देख रहा हूं, महंगाई और बेरोजगारी। क्या कांग्रेस को लग रहा है कि मोदी सरकार जो वादा किया था उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, वो पूरा कर पा रहे हैं? हालांकि वो दावा तो कर रहे हैं कि हमने पूरा किया है और आगे करेंगे, और जो 2.5 साल के बाद उनका जो अगला कदम हो उसमें रोजगार आएगा। आप अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए, और कोई और आंकड़े देखने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्रालय के आंकड़े देखिए जो हर महीने वित्त मंत्रालय सार्वजनिक करता है। अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से बैंड बजा हुआ है, और जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, आप देखिएगा इस मुल्क में जन आंदोलन होगा और लोग सड़कों पे सरकार के खिलाफ दिखेंगे। एक चर्चाएं अब खूब तेजी से चल रही है, प्रधानमंत्री ने भी बात अपनी कही है, लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से भी आया कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए, इससे देश का भला होगा। देखिए, ये बुनियादी तौर पे ख्याल तो ठीक है, क्योंकि अगर सारे चुनाव इकट्ठे हो जाए तो 5 साल आपको प्रशासन करने का मौका मिलेगा, पर ये प्रैक्टिकल तौर से संभव नहीं है। अगर 2 साल के बाद कोई सरकार अपना समर्थन खो देती है, तो क्या आप उसको आर्टिफिशियली 3 साल तक चलाएंगे? उसी विधानसभा में आप कोई और अरेंजमेंट
बनाना चाहेंगे, किस तरह का प्रशासन वो अरेंजमेंट देगा, क्या वो लूट खसोट की दुकान नहीं बन जाएगी? क्योंकि ये एक ड्राइंग रूम का ख्याल बहुत अच्छा है कि सब कुछ इकट्ठा होना चाहिए, सरपंच से लेके राष्ट्रपति तक सारे चुनाव एक दिन होने चाहिए, और ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। चलिए, मनीष जी के साथ हमारी बातचीत विधानसभा चुनाव को लेकर आगे है, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मनीष जी से। आगे हम विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। मनीष जी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, सभी जगह चुनाव है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस कितना आश्वस्त है, जबकि शीला दीक्षित जी को वहाँ चेहरे के रूप में लाया गया, राज बब्बर जी को लाया गया, लगभग देखा जाए कुछ सारी जो केंद्रीय जो व्यवस्था है, संगठन है, सब वहाँ लगा हुआ। कितना आश्वस्त है कांग्रेस वहाँ? पिछले 27 साल में कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में वो नहीं रहा है जो एक समय था। पर इसके साथ साथ एक वास्तविकता ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जिन भी पार्टियों ने प्रशासन किया है, उन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश का बिल्कुल दिवालिया निकाल के रख दिया है हर रूप से। तो अगर उत्तर प्रदेश का मतदाता, जो एक जातीय राजनीति वहां पे पिछले 26 साल से चल रही है, उससे ऊपर उठ के अपने भविष्य के बारे में सोचेगा, तो मुझे ये लगता है कि जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ वो नजर दोहराएगा। कांग्रेस ने भी तो वही बात की है, ब्राह्मण चेहरा शीला दीक्षित को लाकर, ओबीसी राज बब्बर जी को लाकर, फिर आप दलित और जो ओबीसी हैं उस पर आपने फोकस किया है। आप भी तो उसी नीति पे हैं। देखिए, शीला दीक्षित जी की एक ब्राह्मण से ज्यादा बड़ी पहचान है, और वो पहचान ये है एक अच्छे प्रशासक के रूप में। जिस तरह से शीला दीक्षित जी ने 98 से लेकर 2013 तक दिल्ली में सरकार चलाई, और आज जो अराजकता है वो आप देख ही रहे हैं मुल्क में कि बिल्कुल ही दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो पीएम से लेकर प्रधानमंत्री तक सबसे लड़ते हैं, और शहर का बिल्कुल भट्टा बैठा दिया है। तो एक शीला दीक्षित जी की बड़ी पहचान भी है। और जहां तक राज बब्बर का सवाल है, आज मुझे पहली बार पता लगा है कि राज बब्बर ओबीसी हैं। राज बब्बर और शीला दीक्षित जी की जो जोड़ी है वो उत्तर प्रदेश को एक संदेश भेजती है, एक विकास का संदेश भेजती है। सर, चौथे नंबर पर आप हैं, 28 आपका हुआ था, अब 20 बचे हुए हैं। आप कितना मानते हैं कि आप नंबर 1 पर जा सकते हैं? शायद नहीं। 2009 में इसी उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 20 से अधिक सीटें दी थी। तो जनमत बदलने में कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लगता। जनमानस का जो मानसिकता है वो बदलने में समय नहीं लगता। और अगर हम कामयाब हो गए तो शायद उत्तर प्रदेश में आपको एक अचंभा देखे। अचंभा हो सकता है महागठबंधन में जाने को लेकर। जो आपका रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, वो 129 सीटों को लेकर बात किया है उन्होंने सपा के नेताओं से, मुलायम सिंह से मुलाकात हुई है, दूसरे नेताओं से। क्या आपके वो रणनीतिकार हैं, वही निर्णय लेंगे, या उनको लेकर काफी विरोधाभास है नेताओं के बीच में? जो सलाहकार होते हैं या जो विश्लेषणकार होते हैं, उनकी एक अपनी भूमिका होती है, एक अपना स्थान होता है। जहां तक राजनीतिक फैसलों का सवाल है, राजनीतिक फैसले पार्टियां ले लेती हैं, सलाहकार और विश्लेषणकार नहीं लेते। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राज बब्बर है, श्री गुलाम नबी आजाद है, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बाकी लोग हैं। मुझे ये लगता है कि जब भी इसके ऊपर कोई गंभीर चर्चा होगी तो गंभीर चर्चा एक पार्टी के पदाधिकारी करेंगे। बीजेपी को रोकने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है, या फिर सपा के साथ या बसपा के साथ? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक और कर दे, जिससे पूरे लोगों को उन्होंने प्रताड़ित कर रखा है, पूरे
अर्थव्यवस्था में, समाज में अराजकता फैला दी है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी गठबंधन और किसी महागठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की तारीख में अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भस्मासुर का वरदान मिल गया है। बिल्कुल। राम मंदिर को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और आप जैसे ने पहले भी अपने कहा था कि जैसे विधानसभा चुनाव आएंगे तो बीजेपी अपना ये सब तामझाम तो लेकर आएंगे। क्या राम मंदिर को लेकर कांग्रेस क्या कह रही है? क्या मंदिर बनने चाहिए वहीं पे या कि नहीं बनने चाहिए? सवाल ये है कि राम मंदिर आज कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। उच्चतम न्यायालय को इसका फैसला करना है कि ये जो मामला है इसको किस तरह से एक कानूनी तौर पर वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। पंजाब में इस बार आपको देखा जा रहा है कि आप प्रबल दावेदार हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी रास्ते में जो रुकावट है वो आप पार्टी से है। केजरीवाल जी दिल्ली से उठ के वहाँ चले गए हैं और उनको कम से कम 29% जो वोटर है उनको सपोर्ट मिल रहा है। पंजाब इनकी अराजकता का बोझ नहीं झेल पाएगा। देखिए, पंजाब एक फ्रंटलाइन बॉर्डर स्टेट है, बहुत ही संवेदनशील परिस्थिति है। पाकिस्तान निरंतर वहाँ पर इंटरफेरेंस करता रहता है, आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है। आम आदमी पार्टी में भी जिस तरह के लोग शामिल हैं, अगर आप उनके पिछोकड़ को देखें तो शायद वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही लोग नहीं हैं। मुकाबला किससे? बादल गठबंधन से या फिर आप पार्टी से? देखिए, ऐसा है कि अभी परिस्थिति धूमिल है। अकाली दल भाजपा के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है, और जन आक्रोश सिर्फ इसलिए नहीं है कि 10 साल वो सत्ता में रहे हैं। ये जो एक कथाकथित इल्जाम है उनके ऊपर कि कहीं पर जो एक नशे का दरिया पंजाब में बहा है, जिसमें बहुत एक पूरी नौजवान पीढ़ी तबाह हो गई है, उसमें सरकार लिप्त रही है। इस चीज के लिए पंजाब के लोग उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अब पंजाब में आम जनमानस की तरफ से ये आवाज आनी शुरू हो गई है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल। मुद्दा क्या होगी? एक तो आपने नशा की बात कही थी। मुद्दा एक ही है कि पंजाब में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासन के हिसाब से चले। जो 2007 तक पहले नंबर का प्रदेश हुआ करता था, जब प्रदेशों का मूल्यांकन होता था, आज 17वें 18वें नंबर पे है। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब में ये है कि जो गवर्नेंस प्रोसेसेस हैं, जो प्रशासनिक प्रणाली है, उसको एक निष्पक्ष ढंग से चलने की जरूरत है, जो पिछले 10 साल में अकाली दल भाजपा ने बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दी। सर, ये कैसे होगा? इन फाइटिंग है कांग्रेस में पंजाब में। एक तरफ आप कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को देख लीजिए, एक गुट है, दूसरा बाजवा जी का गुट है। ये तो कहीं न कहीं डैमेज तो कर रहा है। कार्यकर्ता को मालूम नहीं है कहाँ जाए वो। पंजाब के लोग कांग्रेस की गुटबाजी नहीं देख रहे। पंजाब के लोग पंजाब का भविष्य देख रहे हैं, और उस भविष्य में वो पा रहे हैं कि एक ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया, एक ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से अराजक हैं, जो प्रशासनिक अव्यवस्था में या उसको अस्त व्यस्त करने में उनका पूरा यकीन रहता है। तो इसलिए आज की तारीख में कांग्रेस पंजाब का डिफॉल्ट ऑप्शन है। मतलब आपका है जो कांग्रेस वहां पर सरकार बना सकती। मेरा ये एक अनुमान है वहां पर, क्योंकि मैं वहां पे राजनीति करता हूं, वहां पे जाता आता रहता हूं, लोगों से बात करता हूं, कि लोग बहुत चिंतित हैं कि किस तरह से सरकार को बचाया जाए। और ये जो काले धन या 500,000 रुपए के नोट का काम खत्म करने का काम किया है श्री नरेंद्र मोदी ने, इससे पंजाब के किसान के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर, सिर्फ पंजाब में नहीं पर पूरे मुल्क में एक बहुत गलत असर पड़ने वाला। मनीष जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आगे हम बात करेंगे कांग्रेस की नीतियों को लेकर। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मनीष जी से। मनीष जी, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, प्रस्ताव पास हो गए, राहुल जी को अब नेतृत्व करने के लिए सीडब्ल्यूसी ने एक तरह से भरोसा दे दिया है, हरी झंडी दे दी है। कब तक वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे? कांग्रेस कार्य समिति ने फैसला श्रीमती सोनिया गांधी पे छोड़ा है, जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। काफी देर से श्री राहुल गांधी उपाध्यक्ष के रूप में एक सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं, तो इसलिए आने वाले समय में ये उम्मीद है कि जो एक अनौपचारिक तौर पर वो कांग्रेस की बागडोर संभाले रहे हैं, वो एक औपचारिकता में बदल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन देखा गया कि सोनिया गांधी जी लगभग नेतृत्व उन्होंने सही दिया है, जैसे कि देखा भी जा रहा है। एकाएक, हालांकि काफी देर हो गई है कह रहे हैं, लेकिन किस तरह से, क्यों राहुल जी को अभी प्रेसिडेंट के रूप में देखा जाए? क्या सोनिया जी के नेतृत्व में अब वो क्षमता नहीं रही? क्षमता की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो 16 साल से अधिक श्रीमती सोनिया गांधी 18 साल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करती रही हैं। भारत में अपनी छवि, अपना स्थान उन्होंने बना लिया है, और उस छवि और उस स्थान को उनसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्ष रहे या ना रहे। अब फैसला सिर्फ इतना रह गया है जो उनको करना है कि क्या कांग्रेस में एक जनरेशनल चेंज का समय आ गया है कि अभी उसमें थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। 130 साल पुरानी पार्टी, लगभग 15 लोकसभा चुनाव, 6 बार आपने फुल बहुमत आया, 4 बार आप गठबंधन की राजनीति करके सरकार बनाई, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस में कहीं न कहीं नेतृत्व कहें या आक्रामकता कहें वो कम हुई है, और स्टेट में राज्य इकाई कमजोर पड़ी है। ये आप तो मानते हैं इस बात को? देखिए, ये आपकी बात सही है कि एक संगठनात्मक तौर पर जो कांग्रेस पार्टी की क्षमता थी, उस कांग्रेस पार्टी की क्षमता को बरकरार करने की जरूरत है। पर मैं इसके साथ साथ आपको एक और वास्तविकता की ओर भी लेके जाना चाहता हूं। आज लोग इस कमजोरी का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की 44 सीट आई हैं। उनमें को याद है कि 1987 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की 5 सीट आई थी 90 में से, और 1991 में सरकार बन गई थी। यही भारतीय जनता पार्टी आज जो 2072 पे इतरा रही है, इनके मंत्रियों के नाक नहीं नीचे होते, यही भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीट पे थी। तो इसलिए जब वक्त का घटना चक्र घूमता है और लोगों का जनमानस बदलता है, तो फिर लोगों की लाठी ऐसी मार मारती है कि जिसको पड़ती है उसको समझ भी नहीं आता कि कहां से पड़ी। क्या आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है राहुल जी के आने के बाद? जिस तरह से देखा जाए कि संगठन में कमजोर जरूर हुई है, खासकर सेंटर से अधिक मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्टेट में आपका छत्रपों की कमी हो गई है। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि इस समय कांग्रेस पार्टी को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। आज आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को 2019 में आप कैसे पराजित करें। और वो इसलिए नहीं क्योंकि आप उनसे सत्ता छीनना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की देश की परिस्थिति बनी है पिछले 28 महीनों में, सांप्रदायिक सद्भाव को देख लीजिए, आप अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, आंतरिक सुरक्षा को देख लीजिए, विदेश नीति को देख लीजिए, ये सरकार चारों खाने चित रही है। बहुत देर तक हेडलाइन मैनेजमेंट करके आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। तब तो फिर प्रियंका गांधी जी को लाना होगा। क्या 2019 माने या फिर विधानसभा चुनाव माने? देखिए, सवाल ये है कि ये हर व्यक्ति का अपना अपना फैसला है कि कब, कौन, किस समय
सक्रिय सियासत में आना चाहता है। पर जहां तक मेरी छोटी सी समझ है कि ये जो विचारात्मक लड़ाई है, इस विचारात्मक लड़ाई को कांग्रेस पार्टी को क्लैरिटी से लड़ने की जरूरत है। इन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर कांग्रेस को कड़ाई से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ये जब आप इस चक्कर में फंस जाते हैं कि साहब अगर हम ये निर्णय लेंगे इससे हिंदू पोलराइजेशन हो जाएगा, इससे मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाएगा, उसी में आप क्या कहते हैं मार खा जाते हैं, उसी में आप गड़बड़ा जाते हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी अपने मूलभूत सिद्धांतों पर खड़ी रही, इस बारे में ना विचार करके कि इसका चुनावी तौर पर नफा नुकसान होगा, तब तक कांग्रेस पार्टी निरंतर और लगातार आगे बढ़ती रही। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आपने बहुत सवाल जवाब दिया। ये थे मनीष तिवारी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत है और आगे और अधिक मजबूत होकर उभरेगी। अगले सप्ताह फिर हम एक नए चेहरे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।